नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि पेट्रोलियम, कोयले और बिजली के दाम हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय दाम की तुलना में काफ़ी कम हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वर्तमान आर्थिक हालात में ये जरूरी है कि ये दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाए जाएं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिंता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता जाएगा और कई महत्वपूर्ण योजनाओं के पैसे में कटौती करनी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अलग अलग चरणों में पेट्रोलियम, कोयले और बिजली के दामों में बढ़ोतरी किए बिना बात बनेगी नहीं। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। प्रियरंजन डैश फाइनेंशियल क्रॉनिकल के मैनेजिंग एडिटर हैं। इसके अलावा मैथिली इकोनॉमिक टाइम्स की कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़ी हैं और थोड़ी ही देर में अनिल राजदान, पूर्व ऊर्जा सचिव, भी हमारे साथ होंगे। आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियरंजन जी, जो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि बाकी देशों से अगर तुलना करें तो हमारे यहाँ अंडर प्राइस्ड हैं, चाहे कोल की बात हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो, और ऑटोमेटिकली पावर की भी बात करें तो वो भी अंडर प्राइस्ड है। पहले इसी बात से आप कितने सहमत हैं? नहीं, अंडर प्राइस्ड नहीं है जी। इसमें प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं जी, कि कुछ यूजर्स को, एनर्जी यूजर्स को सब्सिडी मिलता है जी। तो उसके जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हुआ, उसमें सब्सिडी होता है। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कुछ फ्यूल्स हैं जिसका जैसे डीजल है, कुकिंग गैस है, केरोसिन है, उसमें सब्सिडी है। तो उनके प्राइस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन में वो कम बैठता है। बिजली में अगर आप फ्री पावर दे रहे हैं या बहुत कम दाम में एग्रीकल्चर यूज़ के लिए पावर दे रहे हैं तो वो भी कम बैठता है। लेकिन ये कहना कि हमारे यहाँ ऊर्जा का कॉस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमीज़ के लिए कम है और देशों के कंपैरिजन में, ये ठीक नहीं है। अगर कम होता, सच में अगर कॉस्ट कम होता एनर्जी का तो एक अच्छी बात होती, उसमें फिर चिंता की बात नहीं थी, बल्कि एक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात बनती जी। तो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी के चलते हुए ये एक आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि हमने एनर्जी प्राइस को एडमिनिस्टर कर रखा है और उसके तहत हम सब्सिडी देते हैं, तो उसको वो अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन में वो कम बैठता है। जी। मैथिली, आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने कल जो कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तुलना करें तो भारत में अंडर प्राइस्ड है, और उन्होंने ज़रूरत जो बताई है कि फेज्ड इंक्रीज करने की ज़रूरत है, चाहे वो पावर की बात हो, चाहे वो कोल की बात हो या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो। उनका कहना है कि एक तरह से उन्होंने इशारा किया है कि अंततः दाम बढ़ाने पड़ेंगे इन तीनों ही चीज़ों के। देखिए श्याम सुंदर जी, जहाँ तक हम कहते हैं कि इंडिया में प्राइसेस इंटरनेशनली प्राइसेस से कम है, ये हमेशा के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं हम कर सकते। लेकिन ये तो ज़रूर बात है कि जैसे प्रियरंजन दास ने बोला नहीं कि इसमें हमारा जो सब्सिडी की वजह से हम एडमिनिस्टर्ड प्राइस करते हैं, तो इस वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस जो है इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ मैच नहीं करते। कई महीने जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस जब गिरते हैं तो इन डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं घटते, और जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं बढ़ते। तो जब हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो जैसे हर चीज़ में इंटरनेशनल प्राइस, खासकर तेल के बारे में जहाँ पूरा 70% इंपोर्ट के बेसिस पर हम डिपेंडेंट हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न वाई कि डोमेस्टिक प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के साथ मैच ना हो। तो ये ज़रूर बात सही है कि जब हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ गए हैं 1991 रिफॉर्म के बाद, तो इसके मतलब ये है कि कोई भी प्राइस जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट पैरिटी के बेसिस पे होना चाहिए। ये तो सही बात है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम फेज्ड मैनर में हम प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचती हूँ को जो कह रहे हैं कि 1 रुपये हर महीने जो बढ़ाएंगे, ये बहुत ही कम है। इस वजह से अगर हम देखेंगे तो इसमें 10 महीने का टाइम लगेगा जब अभी का जो अंडर रिकवरी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल प्राइसेस इसी लेवल पर रहे। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े तो सब्सिडी और भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये सब्सिडी को पूरा ही बंद करना चाहिए और सरकार को
आम आदमी को बताना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए कि सब्सिडीज़ दो तरह से हानिकारक हैं। एक तो वो प्राइसेस डिस्टॉर्ट करते हैं और दूसरे हैं ये बहुत इनएफिशिएंट है क्योंकि इसमें लीकेजेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरे ख्याल से इनको जल्दी ही हटाना चाहिए और ये जो फेज मैनर जो है ये बहुत ही स्लो है। फेज मैनर होना चाहिए लेकिन उसकी गति थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। प्रियरंजन जी, लीकेजेस और जो प्राइस और टैक्सेशन की जो बात है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो फेज्ड मैनर में दाम बढ़ाने की बात की है, मैथिली मानते हैं कि वो कोई बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो सकता है दाम और बढ़ जाएं जो जिस तरह के हालात हैं उसमें, और जो अंडर रिकवरी है वो इतनी ज़्यादा है अभी कि उसके लिए 1 रुपया हर महीने अगर आप बढ़ाएंगे और उसमें 10 महीने का समय लगेगा 10 रुपया बढ़ने में, तो शायद वो जो पर्पस है वो सर्व नहीं होता है उससे। नहीं, ये तो एक सब्सिडी कम करने का एक तरीका है जो कि जैसे मैंने बताया कि जोर का झटका धीरे से लगने वाली बात है जी। तो ऐसा होता रहा है कि कुछ जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो कंट्रोल्ड हैं, जैसे डीजल प्राइस है या एलपीजी है, क्या कुकिंग गैस है या केरोसिन है। केरोसिन का तो 10 साल से जो दाम है कंज्यूमर को जो पीडीएस के थ्रू केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका दाम बढ़ा ही नहीं जी। तो उसमें 27-28 रुपये का सब्सिडी पर लीटर है। अब डीजल में भी जैसे मैथिली ने बताया कि डीजल में भी जो उसका इंटरनेशनल कॉस्ट है उस हिसाब से काफ़ी बड़ा सब्सिडी हो रहा है और इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ जाता है तो सब्सिडी बढ़ना पड़ेगा। अगर जो कंज्यूमर प्राइस यहाँ पर है हम उसको वहीं रहने देते हैं। यहाँ पर ये देखा गया है कि हम रिवाइज नहीं करते हैं जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है। तो एक साथ जैसे कि पिछले सितंबर में 5 रुपया डीजल की दाम बढ़ना पड़ा तो ये एक सबको बड़ा परेशानी हो जाती है इससे जी कि सडनली एक तरह से वो साइकोलॉजिकल बैरियर तो वाली बात है एक धीरे धीरे, ताकि एक मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। जो पिछले साल जून में ये डिसीजन हुआ था, कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल डिसाइड किया था जब पेट्रोल प्राइस को डिकंट्रोल किया कि डीजल के प्राइस भी डिकंट्रोल होगा, लेकिन ये अभी तक डिकंट्रोल तो हुआ नहीं। लेकिन तो अगर ये अभी ये सोच रहे हैं कि 1-1 रुपया करके भी डीजल की प्राइस को बढ़ाया जाए हर महीने 1 रुपया पर लीटर, तो भी एक रोड मैप बनता है कि कहीं जाके 10 महीने में हो चाहे 15 महीने में हो ये शायद इंटरनेशनल पैरिटी को पहुंचे, टच कर जो कि अच्छी बात होगी। लेकिन इसमें केरोसिन में भी यही बात हो सकती है कि आगे जो डायरेक्ट कैश सब्सिडी होने वाली है, अगर केरोसिन का जो पीडीएस का प्राइस है और जो इंटरनेशनल कॉस्ट बनता है उसका अगर वो डिफरेंस देखा जाए तो एक भारी रकम बनेगा। जब सरकार अगर कभी डिसाइड करती है, अभी तो इन्होंने फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को केरोसिन को बाहर रखा है डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने से, लेकिन जो कैश डायरेक्ट कैश सब्सिडी देंगे तब इतना फर्क रहना बहुत भारी रकम रहेगा और उससे मार्केट में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगी। जब आप ओपन मार्केट में केरोसिन सप्लाई करेंगे और आप ये चाहेंगे कि जो बेनिफिशियरी हैं वो कैश लेके वो जाके ओपन मार्केट से खरीदें तो भी उसमें बहुत परेशानी होने वाली है। पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल राजदान जी, आपके पास आना चाहेंगे। कल प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे वो कोयले की बात हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर पावर की बात हो, इंडिया में अंडर प्राइस्ड हैं और उन्होंने ये भी कहा कि फेज्ड मैनर में इनके दाम बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना जो प्लान्ड आपका खर्चा है उसमें कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि आपका वित्तीय घाटा इतना बढ़ चुका होगा सब्सिडीज की वजह से। आप इस स्टेटमेंट से कितने सहमत हैं और जो कदम बताया गया है फेज्ड मैनर में इंक्रीज करने का, उसको कितना सही मानते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एनर्जी प्राइसिंग का है, वो हर कंट्री का अपना अपना एनर्जी प्राइसिंग होता है डिपेंडिंग कि आपका कितना इंटरनल फ्यूल सप्लाई है, आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि आप पेट्रोलियम और केरोसिन इन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे। अब करीब 80% क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हमें भार इसका बहुत पड़ता है। तो ये लाजमी है कि पेट्रोलियम प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, केरोसिन प्राइसेस हमें करेक्ट करनी पड़ेंगी, नहीं तो सब्सिडी बहुत ज़्यादा आउटगो होगा। वो खैर मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मगर जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको हमें देखना है कि उनको जो प्रॉमिस्ड
उनका रिटर्न है, वो कमर्शियल कंपनीज हैं, वो ज़्यादा घाटे में ना चले जाए। ऑलरेडी वो बहुत कर्जा लिया हुआ है उन्होंने बैंकों से। तो जो करीब 100,000 करोड़ इस साल देना है गवर्नमेंट ने इन मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी का, वो तो देना ही पड़ेगा। और ग्रेजुअली अगर मैं समझता हूँ कि जो प्राइसेस बढ़ाने का हम सुन रहे हैं आज, वो मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ कि ताकि एकदम शॉक ना होए कंज्यूमर को, मगर आप अल्टीमेटली अंडर रिकवरी को आप ख़त्म करिए जितना आप कर सकते हैं। आपने अपफ्रंट जो कंपनीज हैं, अपस्ट्रीम कंपनीज, उनसे भी आप 67,000 करोड़ ले रहे हो, वो ठीक है जी। जहां तक पावर प्राइसेस का और कोल प्राइसेस का मामला है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल इनकम लेवल्स हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा ऊंची हैं। हमारे जो एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स हैं वो अभी बहुत कम हैं और हमने काफ़ी अभी कैचअप करना है जी। तो कोल क्योंकि लार्जली डोमेस्टिक कमोडिटी है, 80% के करीब मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक सप्लाई ही रहेगी। इसको हमें स्टेप अप करना चाहिए जल्दी, और मेरे ख्याल इंटरनेशनल प्राइसेस से तो इसको कम ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटरनल रिसोर्स है। अगर आप प्राइसेस बढ़ा देंगे तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी, लोगों के खर्चे बढ़ जाएंगे। उनको जो हम कोशिश कर रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, और अब हम समझते हैं करीब 75% हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। हालांकि विलेजेस में अभी शायद करीब 8-9 घंटे ही ऑन एन एवरेज कंट्री में अवेलेबल है पावर। इसको बढ़ाने के लिए मैं नहीं समझता कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एकदम इंटरनेशनल लेवल पे या कोल प्राइसेस पहुंचा देनी चाहिए। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको घाटे में नहीं चलना है, उनको आपको जो ARR है और जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है उसको आपने मैच करना है, ताकि वो सौदा घाटे का ना हो और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपना जो पावर है उसका सही प्लानिंग करके उसको खरीद पाएं। और जो पिछले कुछ 3-4 सालों में काफ़ी डिस्टॉर्शन हो गया पावर टैरिफ का, उसको तो सर्टनली करेक्ट करना चाहिए, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उसको जल्द से जल्द इसको ठीक करना चाहिए। मगर इंटरनेशनल पैरिटी के साथ मैं इस फॉर्मूले को बिलीव नहीं करता। जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है या डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है उसको देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम ये चीज़ें हमारे आउट ऑफ रीच होंगी। जी, जो जी, एक बड़ी तस्वीर और अपने देश की ज़रूरतें और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा जब भी कोई इस तरह का बड़ा फैसला सरकार लेती है। मैथिली, आपके पास आना चाहेंगे। जो आप बात कह रही थी, आपने अनिल राजदान जी को सुना है, उन्होंने खासतौर पर पावर सेक्टर में जो परिस्थिति है और जो देश के हालात हैं, कल प्रधानमंत्री भी जब बोल रहे थे उन्होंने भी ये कहा कि एक तबका ज़रूर ऐसा है जिसको सब्सिडी देना या उनको कुछ छूट देना वाजिब है, उसकी ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कह रही थी कि ये बात सही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का घाटा बढ़ गया है, उसमें अनिल राजदान जी भी उस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रियरंजन और अनिल राजदान जी दोनों कहते हैं कि वो फेज्ड मैनर में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि एकदम से जो जोर पड़ता है आम आदमी पे उससे बचा जा सकता है। नहीं, ये फेज़ मैनर तो मैं भी सहमत हूँ उससे, लेकिन मेरा यही है कि 1 रुपया महीना ये तो बहुत ही स्लो फेज हो गया, तो इससे इसकी गति थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और जहाँ तक हम कह रहे हैं जैसे डीजल की सब्सिडी, उसका क्या नतीजा हुआ? अगर आप देखोगे कि बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ सारी डीजल इंजन पे चलती हैं, तो इसका क्या मतलब? इसलिए क्योंकि आप डीजल पे इतनी सब्सिडी दे रहे हो तो लोग सोचते हैं कि डीजल की गाड़ी क्यों नहीं खरीदे। वैसे अगर आप देखोगे डीजल इंजन ज़्यादा पोल्यूटिंग होती है, तो सारी दुनिया में डीजल को वैसे वो कोई सिन टैक्स की तरह कुछ ज़्यादा टैक्स लगता है, लेकिन हम क्योंकि डीजल को सब्सिडाइज करते हैं तो ये इंसेंटिव है कि सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं वो डीजल की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें एक बात, और मैं ये अनिल राजदान से ये मैं सहमत हूँ कि जहाँ पे हम ऑयल की बात में बात करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ हम इंपोर्ट पैरिटी या इंटरनेशनल प्राइस के साथ डेफिनेटली हमको रखना चाहिए कि इंटरनेशनल प्राइस क्या है। जहाँ तक कोल और बाकी पावर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम इतना ये तो इंपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कोल भी है, लेकिन पावर के सेक्टर में इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी की इतनी ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बहुत ही अंडर प्राइस करते हैं तो इसका क्या नतीजा होता है? जैसे आप देखेंगे कि पंजाब जैसी जगह में क्या
वो बासमती राइस उगाते हैं। क्यों? क्योंकि पावर बहुत सस्ता है तो उनको अंडरग्राउंड वाटर आराम से मिल जाता है। लेकिन पंजाब जैसे एरिया में उनको राइस नहीं ग्रो करना चाहिए, क्योंकि राइस को चाहिए जैसे एरियाज़ में, जैसे यूपी, वेस्ट बिहार, इन एरियाज़ में ग्रो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम पावर को अंडर प्राइस करते हैं तो इसकी वजह से प्राइस सिग्नल डिस्टॉर्ट होती हैं, तो पूरा रिसोर्स एलोकेशन भी डिस्टॉर्ट होता है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूर रखना चाहिए कि जैसे पावर हो या कोई भी अदर एनर्जी सोर्स हो तो उसको अंडर प्राइस नहीं करना चाहिए। बेशक हम डोमेस्टिक वैल्यूज़ ही देखें, फिर भी अंडर प्राइस नहीं करें ताकि प्राइस सिग्नल जो हो वो डिस्टॉर्ट ना हो। जी मैथिली, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे और आपने जो कुछ सवाल उठाए हैं बाकी दो मेहमानों से उनके जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो चिंता प्रकट की है कि एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो बिजली की बात करें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या कोयला है, उनके दामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की ज़रूरत है, वो कितना तर्कसंगत है। प्रिय रंजन, अभी आपने मैथिली को भी सुना, अनिल राजदान जी कह रहे थे कि पावर सेक्टर जो है या कोल के दाम बढ़ाने की बात है, उसकी जब बात करते हैं तो आपको अपने देश की सामाजिक आर्थिक हालात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने देश की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या इनकम है आपके लोगों की, किस तरह की एनर्जी की ज़रूरतें हैं, एक तो उससे आप कितना सहमत हैं उनकी ये जो बात है। देखिए, भारत के संदर्भ में मैं सोचता हूँ कि कोई भी ऊर्जा कीमत निर्धारण करने वाली जो नीति हो, उसके 3 मुद्दों को देखना चाहिए। एक तो पहला मुद्दा यह है कि हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, और जैसे कि राजदान साहब ने बताया, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अभी बहुत कम है, और कुछ लोगों को तो एनर्जी का कोई सप्लाई ही नहीं है। बहुत ऐसे मिलियंस लोग हैं हमारे देश में। तो एक जो मिनिमम एनर्जी सिक्योरिटी होता है सबके लिए जी, उतना तो इंश्योर करना पड़ेगा, और उसके लिए एनर्जी का कॉस्ट को या प्राइस को आपको नीचे रखना पड़ेगा उन लोगों के लिए, कम से कम ये देखने के लिए कि मिनिमम एनर्जी सिक्योरिटी सबके लिए है। तो इसका मतलब यह है कि सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप विश अवे नहीं कर सकते हो, एनर्जी सब्सिडी इस देश में। एक तो नंबर 1 मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि आपको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को देखना पड़ेगा, और आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसी को देखना पड़ेगा, और मार्केट ओरिएंटेशन को देखना पड़ेगा जी। ये तो एक विश्वकरण के समय में ये एक इम्पेरेटिव बन जाता है जी। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि आपको पर्यावरण और जलवायु जी, जो आपका क्लाइमेट चेंज है, परिवर्तन है, उसको देखना पड़ेगा। ये 3 मुद्दा रहता है। कोई भी आप ऊर्जा का कीमत तय करने के लिए कोई अगर नीति बनाते हैं, इन 3 मुद्दों को देखना पड़ेगा। साथ में और एक मुद्दा जुड़ जाता है हमारे देश में। वो मुद्दा ये है कि हमारे सरकारों के लिए एनर्जी सेक्टर एक सेक्टर है जो कि ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू लाता है, केंद्र सरकार के लिए और राज्यों के लिए, राज्य सरकार के लिए, और वही प्राइसिंग, पेट्रोलियम प्राइसिंग में खास तौर पे उसका तो बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स के हिसाब से भी इसको देखना पड़ेगा जब आप प्राइसिंग पॉलिसी तय कर रहे हो। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जी। तो इसके लिए ऐसा कोई साधारण सा एक सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। और ये कहना कि हमारे देश में एनर्जी के प्राइस कम है, ये ठीक नहीं है जी। हमारे देश में एनर्जी आर्टिफिशियली कुछ क्षेत्र में सब्सिडाइज्ड है जो कि एफिशिएंट नहीं है, और जो कि पॉलिसी जो है वो पॉलिसी अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। जी, अनिल राजदान जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपकी ज़्यादातर बातों से मोटे तौर पर हमारे दोनों ही मेहमान सहमत हैं, लेकिन जो बात मैथिली ने उठाई कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको सब्सिडी मिले, और जो प्रधानमंत्री ने भी कल इशारा किया, लेकिन पंजाब की अगर बात करें ना, सिर्फ ये कि वहाँ बासमती चावल या चावल उगाने के लिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और उनको फ्री बिजली दी जा रही है किसानों को, अगर वही आप बंगाल में या बिहार में या उत्तर प्रदेश के उन इलाकों
इलाकों में जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पैदा करें तो सस्ता पड़ेगा। और जो बड़े किसान हैं पंजाब के, मान लीजिए, जिनको शायद जो काफ़ी मुनाफा भी शायद कमाते हैं, उनको अगर फ्री बिजली दी जाती है तो वो एक तरह से पॉपुलिस्ट मेजर है, वो पॉलिटिकल प्रेशर के तहत शायद सरकारें लेती हैं। वैसे में जो कैश सब्सिडी, कैश ट्रांसफ़र का जो प्रस्ताव है, एक तरह से आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है, जो ज़रूरतमंद है उसको ही सब्सिडी मिलेगी इससे? जी, बीच में कुछ ऑडियो लिंक टूटा था, मगर फिर भी जो मैं मैत्री जी की बात समझ पाया, एक तो उन्होंने डीजल गाड़ियों का जिक्र किया था। मैं उनसे सहमत हूं कि ये जो एसयूवी की सेल्स की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि डीजल में डिस्पैरिटी है प्राइसिंग में, उसको हमें करेक्ट करना चाहिए। वो हम कर सकते हैं कि डीजल कार्स पे जो ड्यूटी है वो इंक्रीज हो सकती है इसके डीजल प्राइस के बढ़ाने के साथ साथ, ताकि हम सही सिग्नल दें। हाँ, जो मैस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पे ही काफ़ी डिपेंडेंट है, उस पे जो ज़्यादा जनता है उसको डिपेंड करना पड़ेगा। उसका हमें देखना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और जो ज़्यादा एफिशिएंट व्हीकल्स हैं उन पे हम ड्यूटी कम रखें, मगर जो इनएफिशिएंट लग्जरी व्हीकल्स हैं उन पे हम ड्यूटी बढ़ाएं। मगर साथ ही जो हमारे ये जो एनर्जी सेक्टर है ये सारा कमर्शियल सेक्टर है, मगर इसमें जो हम फ्यूल सप्लाई है, पर्टिकुलरली इस वक्त जो पावर सेक्टर में देखा जा रहा है, गैस का जो अश्योरेंस था 80 MMSCMD था और इस वक्त करीब 30 या 35 MMSCMD सिर्फ मिल रहा है। अब इसमें टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। अगर नहीं आप दे पा रहे हैं तो हर्जाना उधर देना पड़ेगा, क्योंकि जो गैस बेस्ड स्टेशन हैं उसमें सिर्फ करीब 40% मैं समझता हूं इस वक्त PLF आ रहा है। कोल बेस्ड स्टेशंस में भी यही हालत है कि अबाउट 78% PLF था करीब 2007-8 में, अब वो गिर के 68% आ गया है। इस चीज़ को हमें करेक्ट करना है। PLF हमारे जो नए स्टेशंस हैं वो तो 95% पे रन करने चाहिए, तभी इकोनॉमिक होगा। जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी का सवाल है, देखिए आपने कहा एग्रीकल्चर टैरिफ का, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है प्राइस ऑफ वाटर से जी। जो फार्मर को चाहिए बिजली नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए। जब वो ट्यूबवेल लगाता है उसको 2 से 4 लाख रुपए का खर्चा वहन करना पड़ता है ट्यूबवेल लगाने पर, और फिर आप उसको पावर देते हो, उसमें जो भी टैरिफ है आप लगाइए। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको उसको मीटर करना चाहिए, 100% मीटरिंग होना चाहिए, और सेपरेट करिए फीडर्स को। अब ये मुद्दा है कि आप जो है पैडी आप लगाएं, पंजाब में लगाएं या वेस्ट बंगाल में लगाएं। वेल, जो मॉनसून इरिगेटेड क्रॉप है या जो कैनाल इरिगेटेड क्रॉप है उसका लागत उसमें कम आएगी, क्योंकि पानी का इनपुट कॉस्ट कम है। मगर जब तक आप पानी को नहीं प्राइस करेंगे, आप बिजली के मुद्दे को पूरा सही तौर पे टैकल नहीं कर पाएंगे। आपको इरिगेटेड क्रॉप्स में पानी की कीमत मुहैया करनी पड़ेगी, चाहे पैडी है चाहे शुगर केन है। ब्राज़ील में इतना शुगर केन प्रोड्यूस होता है, वो मोस्टली रेन फेड है जी, इंटायरली मोस्टली क्या जी जी। हमारे यहाँ हम कैनाल इरिगेशन से करने की कोशिश कर रहे हैं या ट्यूबवेल से, तो ये हमें देखना पड़ेगा जी। तो कुल मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। मैथिली जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे अनिल राजदान जी ने जो कहा? हाँ, अनिल राजदान ने एकदम सही कहा, पूरी सहमत हूँ उनके आर्ग्यूमेंट से। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ श्याम सुंदर जी कि जब हम सब्सिडी के बारे में बात करते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए, ये तो हम सहमत हैं कि जिनको बहुत डिजर्विंग है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको ही देना चाहिए सब्सिडी, अगर देना ही हो। दूसरी बात, सरकार को ये सोचना चाहिए कि सब्सिडी का जो पैसा है इज दैट वो सबसे बढ़िया यूज़ है उस पैसे का, ये हम टैक्स पेयर का पैसा कर रहे हैं। उस सब्सिडी के बावजूद अगर हम उसके बदले हम सड़क बनाएं, स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? कि सब्सिडी का क्या फ़ायदा? हमको सोचना है कि सरकार के पास अनलिमिटेड पैसा तो नहीं है, उसकी फिस्कल डेफिसिट जो इतनी जो बढ़ रही है, ये सारा वो
कर्जा ले डेट ले रहा है सरकार, डेट पर तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो भी अपना फिस्कल डेफिसिट चुकाने के डिफरेंट लिए अप्रोच की बात कर रही हैं मैथिली जी। जहां तक सब्सिडी का सवाल है कि उसका कितना लाभ मिलता है असल में जो एंड यूजर है उसको, या उसको अलग नई सोच के साथ उस पैसे को खर्च करके आप ज़्यादा बेहतर जीवन उनका बना सकते हैं। प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है, नहीं तो मैं आपको और समय देता। लेकिन प्रियरंजन जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि सब्सिडी को लेकर जो मैथिली जी ने भी कहा है कि, और सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव है कुछ योजनाओं के तहत कि कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए और मार्केट रेट पे आप जाके मिट्टी का तेल खरीदें जो भी, क्योंकि इस तरह की भी शिकायतें हैं कि मोबाइल टावर्स में जो डीजल इस्तेमाल होता है वो सब्सिडाइज क्यों हो। एसयूवीज़ में होता है, मोबाइल टावर्स मोबाइल कंपनियां उसके लिए यूज़ कर रही हैं सब्सिडाइज। तो आपको लगता है कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, सॉल्यूशन इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है जी। जो डायरेक्ट कैश सब्सिडी है वो इस समस्या का समाधान है, हो सकता है कि जो रास्ते में लीकेजेस है जी और पैसे पहुंचने में जो इनएफिशिएंसी है और टाइमली डिलीवरी ऑफ सब्सिडी है जी, उन समस्याओं की वो एक तरह की टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है जी। तो उसका तो, लेकिन सब्सिडी, एनर्जी का सब्सिडी हो ना हो, ये एक दूसरा मुद्दा है जी। अब इस देश में आप देखिए वास्ट पॉकेट है जी, जहां आप शाम को अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मीलों तक आपको कहीं पर कोई लाइट भी नहीं दिखता। जी। तो जब आप ये राजीव गांधी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन योजना चला रखा है और आप गांव में बिजली दे रहे हैं, उस गरीब आदमी को एक बल्ब जलाने के लिए रात को बिजली की ज़रूरत होगी और उसको अपना चूल्हा जलाने के लिए कोई ईंधन की ज़रूरत होगी। ये सब जो मिनिमम है वो तो देना ही पड़ेगा, आप चाहे कैश डायरेक्ट कैश सब्सिडी से दो या ये जो प्राइसिंग मेथड से दो। प्राइसिंग मेथड इनएफिशिएंट है, उसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्ट कैश सब्सिडी उस हिसाब से वो लीकेज को बंद करेगा। लेकिन ये प्राइसिंग पॉलिसी, लेकिन और भी कई पहलू हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रियरंजन जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे। आपका, अनिल राजदान जी आपका और मैथिली जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर हमारे तीनों मेहमान मानते हैं कि सरकार की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि सब्सिडी को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, जिस तरह से वित्तीय घाटा बढ़ रहा है सरकार का, वो भी चिंता का कारण है। कैश ट्रांसफ़र एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद देश के जो आर्थिक हालात हैं उसके साथ साथ जो सामाजिक हालात हैं, लोगों को आम जनजीवन जो है, उनकी इनकम जो है, उनकी ज़रूरतें जो हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।